ऐसे महान समाज सुधारक पैदा हुए जो जाति पाति छुआछूत सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और किसानों की स्थिति को सुधारने और समाज में महिलाओं को उनके अधिकार का उल्लेखनीय काम किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नवीन विचारों के द्वंद्व में उलझा हुआ था। ऐसी ही विषमता भरे परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया ज्योतिराव। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। वैसे उनका असल नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, लेकिन ज्योतिबा फुले के नाम से वे मशहूर हुए। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफी सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फुले को ही जाता है। महात्मा फुले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुवा हैं। अपने विचारों और कार्यों समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभावकारी और शोषणकारी चंगुल से आजादी के लिए निर्णायक संघर्ष। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास किया। देश में समाज सुधार आंदोलन पर उनके प्रभावों को इस बात से समझा जा सकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा फुले को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे एक महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के उद्धार के लिए काम किया। इस काम में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के उत्थान के लिए भी काफी काम किए। महात्मा फुले का बचपन कठिनाइयों में बीता। महज 9 माह के मां का देहांत हो गया। उनका लालन पालन सगुणा बाई नामक एक दाई ने किया। सगुणा बाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 साल की आयु में ज्योतिबा फुले को गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। खेतों में पिता का हाथ बटाने के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुणा बाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू काम के बाद जो समय बचता उसमें वो किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा फुले पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते। लोग उनकी तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। पड़ोसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके कहने पर उनके पिता ने उन्हें स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल। सन 1840 में ज्योतिबा फुले का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। ज्योतिबा फुले के काम में उनकी पत्नी ने बराबर का योगदान दिया। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और शादी के बाद ज्योतिबा ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के दाम्पत्य की तरह ज्योतिबा और सावित्री का दाम्पत्य भी बहुत ही मोहक और अनुकरणीय है। उसमें कहीं भी प्रतिक्रियावाद और अंध नकारवाद की जगह नहीं है। ज्योतिबा फुले से महात्मा ज्योतिबा फुले बनने की उनकी यात्रा काफी रोचक और कुछ महात्मा गांधी के संघर्ष और अनुभव से मिलती जुलती है। जिस प्रकार महात्मा गांधी अफ्रीका में रंगभेद के शिकार हुए और बाद में उन्होंने इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया और बाद में उस प्रण को पूरा भी किया, ठीक उसी प्रकार महात्मा फुले जाति आधारित भेदभाव का दंश झेलने के बाद उसके समापन के लिए लड़ते रहे।
1848 में वो अपने एक मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। विवाह समारोह के दौरान दूल्हे के रिश्तेदारों ने पिछड़ी जाति का होने के कारण उनका काफी अपमान किया। इसके बाद ज्योतिराव ने जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इसकी शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ करेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति और भी खराब थी। उनका मानना था कि जब तक समाज में स्त्रियों, नीची जाति के लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियों का समाधान संभव नहीं है। उनका मानना था कि जब तक समाज में स्त्रियों और पिछड़ी जाति वालों का उत्थान नहीं होगा, तब तक समाज का चहुमुखी विकास संभव नहीं है। थॉमस पैन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। थॉमस पेन की पुस्तक से प्रभावित होकर फुले सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित करते हैं और भारतीय जाति व्यवस्था के कटु आलोचक बन जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं और पिछड़ी जातियों की सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। ज्योतिबा फुले को एहसास हो गया था कि ईश्वर के सामने स्त्री पुरुष दोनों का अस्तित्व बराबर है, फिर दोनों में भेदभाव करने का कोई मतलब नहीं है। उस समय लड़कियों और महिलाओं की दशा अत्यंत शोचनीय थी और उन्हें पढ़ने लिखने की भी अनुमति नहीं थी। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समाज समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन खुद ये काम कर अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उनकी पत्नी सावित्री बाई वहां अध्यापन का काम करती, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना भी फैलाते रहे। 1851 में इन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। लोगों ने प्रारंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन महात्मा फुले आगे बढ़ते ही गए। सावित्रीबाई फुले स्वयं इस स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थीं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। उन्हें लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए 2 और स्कूल खोले और एक स्कूल पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए खोला। ज्योतिबा फुले का मानना था कि समाज में बदलाव लाने की काम घर से ही होनी चाहिए। उस समय ऐसा करने की हिम्मत करने वाले वे देश के पहले समाज सुधारक थे। आजीवन वे आस्तिक बने रहे, लेकिन मूर्ति पूजा का विरोध किया। 24 सितंबर 1875 को दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। वे खुद इसके अध्यक्ष थे और सावित्रीबाई फुले महिला विभाग की प्रमुख। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को ठुकरा दिया। इस संस्था ने समाज में तर्क संगत विचारों को फैलाया और शैक्षणिक और धार्मिक नेताओं के रूप में उच्च वर्ग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सत्य शोधक समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक सवालों पर बोलना उसमें सख्त मना था। ये महात्मा फुले का जरन पर प्रभाव और अनूठी गाड़ी थी कि सत्य शोधक को पांव जमाने में देर न लगी। स्थापना के कुछ ही महीनों में मुंबई और पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी शाखाएं स्थापित होने लगी। कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज ने इस संस्था को भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन दिया। सत्य शोधक समाज की महिलाएं थी, भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। बिचौलियों की तरफ से लादी गई धार्मिक दास्ता को नष्ट करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना। सत्य शोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य थे पुरोहित, सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में
पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, पिछड़ों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर ये सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करने का कार्यक्रम था। पिछड़ी जातियों को ज्योतिबा फुले पर भरोसा था। इससे बड़ी वजह शिक्षा के क्षेत्र किए गए उनके कम थे। इसीलिए सत्य शोधक समाज को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कुछ ही सालों में उसकी शाखाएं मुंबई और पुणे के शहरी, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगी। एक दशक के भीतर वो संपूर्ण महाराष्ट्र में पैठ जमा चुका था। समाज की सदस्यता सभी के लिए नहीं थी। अति पिछड़ी जातियां तेजी से उससे जुड़ने लगी। लोगों ने शादी ब्याह, नामकरण ऐसे अनेक अवसरों पर पुरोहितों को बुलाना छोड़ दिया। इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। 1873 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन